हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहसिन सिंह रावत और उत्तराखंड की जिला सीरीज। दोस्तों, उत्तराखंड की जो जिला सीरीज है हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पे हम देहरादून जनपद से शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी और देहरादून जनपद को दोस्तों हम 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफी बड़ा है। तो 4 क्लास में हम देहरादून जनपद को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था प्रशासनिक विकास क्रम वगैरह, स्थिति कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह और नदी तंत्र वगैरह भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये हमने तहसील ब्लॉक वगैरह डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जो विधानसभा जो सीटें हैं, कौन से विधायक कहाँ से हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने डिस्कस की थी। और फिर आज की इस क्लास में दोस्तों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह हमारा जो जलप्रपात है और झीलें हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास दूसरी क्लास से। और यह था पिछली क्लास का वीडियो। अगर दोस्तों आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए, काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं देहरादून के प्रमुख जो जलप्रपात है और झील से हम शुरुआत करेंगे। तो जलप्रपात कौन कौन से हैं? देहरादून के जो प्रमुख जलप्रपात आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सबसे पहले चक्राता में। और चक्राता में आपको 3 प्रमुख जलप्रपात मिलेंगे। कौन कौन से? देखिए दोस्तों, पहला मिलेगा आपको टाइगर फॉल, जो टाइगर जलप्रपात है वो आपको मिलेगा यहाँ पे चक्राता में है। इसके अलावा चक्राता में ही आपको मिलेगा, वह मिलेगा आपको किमोना जलप्रपात। किमोना जलप्रपात भी आपको चक्राता में मिलेगा। और इसके अलावा एक और ध्यान रखना आपको चक्राता से, वह है मोईगाड़ जलप्रपात। तो टाइगर, किमोना और मोईगाड़, यह जो तीनों जलप्रपात है आपको चक्राता में मिलेंगे। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है मसूरी के आसपास, यहां पे आपको मसूरी मिलेगा। और मसूरी में आपको जो जलप्रपात मिलेंगे काफी मिलेंगे। पहला देखिए दोस्तों, यह है झरी पानी जलप्रपात या झरी पानी जो वाटरफॉल है आपको मसूरी के आसपास मिलेगा। इसके अलावा एक और मिलेगा मोसी जलप्रपात। यहीं पर आपको मिलेगा हाडी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात। हाडी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात। तो मसूरी में झरी पानी, मोसी जलप्रपात, हाडी और भट्टा जलप्रपात। और मसूरी से थोड़ा ही नीचे आने पर आपको मिलेगा राजपुर के आसपास शिखर जलप्रपात। तो यह जलप्रपात मसूरी के आसपास क्षेत्र में है। इसके अलावा दोस्तों एक और जलप्रपात आपको मिलेगा माल देवता वाटरफॉल या माल देवता जो जलप्रपात है वह आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इतने जलप्रपात आपको इस क्षेत्र से याद करने हैं। मोसी जलप्रपात, झरी पानी जलप्रपात, हाडी और भट्टा जलप्रपात, शिखर जलप्रपात। शिखर जलप्रपात के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। रिस्पना नदी पे आपको मिलेगा, मसूरी से काफी थोड़ा नीचे है। और मालदेवता वाटरफॉल या मालदेवता जलप्रपात, तो यह आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जो जलप्रपात है काफी प्रसिद्ध है, वो है कैंपटी फॉल। लेकिन कैंपटी फॉल जलप्रपात देहरादून जनपद के अंतर्गत नहीं आता है, यह आता है मसूरी के अंतर्गत। और मसूरी में कहे तो मसूरी का जो टिहरी गढ़वाल वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत आता है। तो कैंपटी फॉल टिहरी गढ़वाल में आएगा। और बाकी यह जो जलप्रपात है आपको कहां पे मिलेंगे? ये मसूरी देहरादून में आपको मिलेंगे। तो टाइगर फॉल, किमोना फॉल और मोईगाड़ फॉल यह आपको चक्राता में। और मसूरी में कौन कौन से हैं? मोसी, हाडी और भट्टा, फिर शिखर जलप्रपात, झरी पानी जलप्रपात और माल देवता जलप्रपात। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं देहरादून में जो प्रमुख जो झीलें हैं कौन कौन सी है। तो पहली जो झील है वो आपको मिलेगी सूर्यधार झील। काफी प्रसिद्ध है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। हाल ही में इसका उद्घाटन कराया गया था जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा। और यह जो जलप्रपात आपको मिलेगा जाखन नदी पे मिलेगा। जाखन नदी पे डोईवाला के पास आपको ये मिलेगा। और सूर्यधार झील जाखन नदी पर देहरादून में। इसके अलावा एक और है जिसका नाम क्या है? कांसरो ताल, यह भी काफी प्रसिद्ध है। ये रायवाला के आसपास, रायपुर के आसपास आपको मिलेगा। और फिर तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, यह है चंदबाड़ी ताल। तो 3 प्रमुख झीलें यहां पे हो गई हैं, चंदबाड़ी, कांसरो और सूर्यधार झील। तो देखिए दोस्तों, सूर्यधार झील, चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल, यानी ये जो तीनों जो झीलें आपको यहाँ पे देहरादून में मिलेगी। इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हिमाचल और देहरादून के बॉर्डर पे मिलेगी, जिसका नाम क्या है? आसन झील या इसे ढालीपुर झील भी कहते हैं। आसन जो बैराज है जहां पर झील बन गई है, ये कृत्रिम झील है, इसी को ढालीपुर झील के नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। आसन बैराज या ढालीपुर झील जिसे हम कहते हैं, इसका निर्माण 1967 में हुआ था। फिर इसे आसन कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया। 14 अगस्त 2005 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा घोषणा की गई थी, उद्घाटन किया गया था। और फिर इसे रामसर साइट में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई 2020 को। तो इसे विशेष ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 21 जुलाई 2020 को। आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व है, इसे कब घोषित किया गया था? अगस्त 2005 में।
आसन बैराज झील का निर्माण कब कराया गया था? 1967 में। और इसे ही हम क्या कहते हैं? ढालीपुर झील भी कहते हैं। तो ये चीज दोस्तों एक बार दोबारा से याद करना, आपको याद हो जाएंगी। अब थोड़ा हम बात करते हैं, जरा ट्रिक से याद कर लेते हैं जो चक्राता के प्रमुख झीलें। जैसे क्या है? किमोटा। तो किमोटा याद करना। किमोटा यानी की से किमोना हो गया, मो से यानी मोइगाड हो गया, और टा से यानी टाइगर हो गया। तो किमोटा जलप्रपात चक्राता में। तो किमोटा यानी कौन सा? किमोना, मोइगाड और टाइगर। तो इस ट्रिक से जो चक्राता के देहरादून के जो जलप्रपात है तीन, आप इसे याद कर सकते हैं। तो देहरादून के जलप्रपात दोस्तों ये हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे देहरादून के जो वन क्षेत्र है उससे संबंधित। यह जो डाटा है 2021-22 में जो हाल ही में 19वीं रिपोर्ट आई थी वन विभाग द्वारा, तो उसके आधार पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल देहरादून जनपद के बारे में, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी इसे कहते हैं अति सघन वन। अति सघन वन क्षेत्र उसे कहते हैं जिसकी जो फॉरेस्ट कैनोपी होती है 70% से ज्यादा होती है। यानी किसी कोई एक हेक्टेयर वाला क्षेत्र है, और उस 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 70% से ज्यादा आपको वृक्ष दिखाई देंगे, तो उसे कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। और वेरी डेंस फॉरेस्ट में देहरादून का जो नंबर है कितना है? 663.25, यानी राज्य का दूसरा सर्वाधिक सघन जनपद है। राज्य का दूसरा सर्वाधिक सघन जनपद कौन सा है? देहरादून है। पहला कौन सा है फिर? देखिए दोस्तों, पहला जो आपको मिलेगा वो आपको नैनीताल मिलेगा 772। पहला कौन सा मिलेगा? पहला आपको मिलेगा नैनीताल जो 772 है, और दूसरा आपको मिलेगा सघन क्षेत्रफल में, जो सघन वन क्षेत्रफल में, देहरादून। फिर बाकी मध्यम में यहां पर कोई नाम आता नहीं है। मध्यम में आपको सर्वाधिक कौन सा मिलेगा? पौड़ी गढ़वाल का मिलेगा। फिर ओपन फॉरेस्ट में भी आपको ध्यान नहीं रखना। अब आपको यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो ध्यान रखना है, कितना है? 1611, यानी लगभग 1611 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वन का, ये देहरादून का है। देहरादून के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 52.19%। यह डाटा अपडेट हो चुका है, पहले 51% था, अब 52.19% हो चुका है। तो वन क्षेत्रफल कुल, यानी देहरादून का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशतता के आधार पर कितना है? 52.19% है। यानी देहरादून के कुल क्षेत्रफल का 52.19% क्षेत्रफल क्या है? वन है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यह देखिए 2.89%, यानी 2.89 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। यानी सर्वाधिक जो वृद्धि दर, यानी 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि दर हुई? तो 2.89 हुई। सर्वाधिक हुई थी, यहां पे आप देखोगे जो सर्वाधिक वृद्धि दर आपको देखने को मिलेगी वो नैनीताल में मिलेगी, 2.93। लेकिन नैनीताल के बाद सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, तो कहां हुई है? देहरादून में हुई है। सर्वाधिक कहां पे हुई? नैनीताल में। नैनीताल के बाद सबसे ज्यादा कहां हुई? देहरादून में हुई। और सबसे कम अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं वो आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा उधम सिंह नगर पे। तो यह डाटा याद करना है दोस्तों, इस डाटा से आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पे आप समझ चुके होंगे, अगर पूछा जाए सर्वाधिक सघन वन में देहरादून का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। पहला स्थान किसका है? पहला जो स्थान है वह नैनीताल का है। दूसरा स्थान किसका है? देहरादून का है। और सर्वाधिक सघन वन में सबसे कम आपको पूछा जाए तो सबसे कम आपको हरिद्वार मिलेगा 74, और उसके बाद उधम सिंह नगर 148। यहां तक ही हो गया। फिर टोटल जो वन क्षेत्र है देहरादून का कितना है? 1611 है। और कुल वन क्षेत्रफल का देहरादून का कितना प्रतिशत है? 52.19%। इसके अलावा लास्ट में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला, यानी सर्वाधिक किस जनपद में सर्वाधिक वृद्धि हुई वन क्षेत्र में, वह कौन सा है? नैनीताल है। और दूसरा नंबर किसका है? वह किसका है? देहरादून का है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है, और यही चीजें आपको बार बार पूछी जाएंगी। बाकी आप इसे डिटेल से भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि कुल वन क्षेत्रफल आपको पूछा जाए तो कुल वन क्षेत्रफल आपको कितना दिखाई देगा? यह दिखाई देगा 24,305 पूरे उत्तराखंड का। और जिसमें से वेरी डेंस कितना है, यानी सर्वाधिक सघन कितना है? 5,055 है। और मध्यम की बात करें 12,768 के आसपास है। और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 6,482 के आसपास है। और कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राज्य का फॉरेस्ट कवर है। तो फॉरेस्ट कवर कितना है राज्य का? यह है 45.44%। कितना है? 45.44%। तो यह चीजें दोस्तों विशेष ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। तो वन क्षेत्र से हो गया, देहरादून को तो वन क्षेत्र भी कहा जाता है, वन राज्य कहा जाता है। तो ये हो गया।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे वन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो मोतीचूर वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, या फिर अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जाएं, देहरादून की यानी पौड़ी जो वेबसाइट है उसके अनुसार चले, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। फिर ऑप्शन के अनुसार करना, राजाजी अभ्यारण्य की बात करें तो 1948 में हुई थी इसकी स्थापना, और चिल्ला अभ्यारण्य की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और इन तीनों को मर्ज करके, इन तीनों को कंबाइन करके वर्ष 1983 में राष्ट्रीय जो राजाजी पार्क है उसकी स्थापना की गई। यानी राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में इन तीनों जो अभ्यारण्य हैं इनको मिलाकर की गई थी। ये किसके नाम पर की गई थी? डॉक्टर राजगोपालचारी जी, यानी जो राजगोपालचारी जी हैं, पहले भारतीय गवर्नर थे, उनके नाम पर की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इस राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो 3 जनपद आते हैं। कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, आप सभी जानते हैं। इसके क्षेत्रफल 820.4 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का। पहला कौन सा है? गंगोत्री है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। तो 820.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और पहला किसका है? गंगोत्री का है, जो 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों यह है, यह पूछा जाएगा कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया वो 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। 15 अप्रैल 2015 को। तो राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। यहाँ पे जो हाथी हैं उनके लिए ये जो नेशनल पार्क है काफी प्रसिद्ध है। तो राजाजी नेशनल पार्क से ये हो गया। हम वन्य जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह है पौड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pori.nic.in से। और यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि राजाजी नेशनल पार्क की जो सेंचुरी है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मोतीचूर की बात करें, इसकी स्टेब्लिश 1964 में हुई थी, जबकि हमने क्या देखा? 1935 देखा। तो थोड़ा बहुत अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार भी चलते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहें। 1935 तो सभी किताबों में मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार भी चलना, अगर 1935 ऑप्शन में ना आए उस स्थिति में। फिर चिल्ला की बात करें तो 1977 में। तो यह चीजें होती है दोस्तों। 820.42 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बाकी अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम थोड़ा मसूरी वन्यजीव विहार की। राजाजी वन्यजीव विहार हमने देखा, अब बात करते हैं मसूरी वन्यजीव विहार की। तो आज हम यहाँ पे जैसे वन क्षेत्र से संबंधित बातें डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने राजाजी बात की, फिर वन क्षेत्रफल के बारे में, वन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। अब मसूरी वन्यजीव विहार की बात करते हैं। तो मसूरी वन्यजीव विहार की बात करें तो इसे बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, क्या है? बिनोग। तो बिनोग माउंटेन क्वेल यानी पहाड़ी बटेर, इसके लिए जो ये वन्यजीव है काफी प्रसिद्ध है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1983 में। क्षेत्रफल कितना है? 10.82 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। यानी सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कौन सा? मसूरी वन्यजीव विहार। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बिनोग माउंटेन क्वेल, यानी बिनोग माउंटेन वन्यजीव विहार इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पे एक है दोस्तों, यह है मालसी डियर पार्क, यह भी काफी प्रसिद्ध है। और इसकी बात करें तो यह राज्य का पहला क्या है? चिड़ियाघर है। राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? यही है। और इसका जो वर्तमान नाम क्या है? यह है देहरादून जू। स्थापना 1976 में की गई थी। तो राज्य का पहला राज्य का पहला चिड़ियाघर हो गया। 2015 में मिनी जू का दर्जा दिया गया था, छोटा जू, छोटा चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया था। और 2016 में जो देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी है, यानी देहरादून मैनेजमेंट जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो मालसी डियर पार्क ये हो गया। 2016 में जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। मसूरी वन्यजीव विहार 1983 में। बिनोग माउंटेन इसका नाम है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 10.82 किलोमीटर इसका स्क्वायर क्षेत्रफल है, जो कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो मसूरी वन्यजीव विहार और राजाजी वन्यजीव विहार, दो चीज हमने देख ली है। अब दोस्तों यहाँ पे हम उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि देश का यह पहला महाविद्यालय था, यानी सबसे पहले ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बाद में बना। पहले इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। डिट्रिस ब्रेंडिस द्वारा इसकी उनकी सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी। डिट्रिस ब्रेंडिस की सलाह पर 1878 में फॉरेस्ट जो यहाँ पे स्कूल ऑफ देहरादून है उसकी स्थापना की गई थी।
फिर धीरे आगे यानी 1884 में इसका नाम चेंज किया गया और इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1884 में नाम चेंज किया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम रखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये बनता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून यहां पे नाम था पहले, 5 जून 1906 को की गई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, अब क्वेश्चन बनता है। तो 5 जून 1906 को, 5 जून 1906 को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। बाद में इंपीरियल शब्द हटा दिया गया था, केवल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है स्वतंत्रता के बाद। तो यहां पे ये बातें हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए कि 1991 में 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का इसे दर्जा दिया गया था। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। कब? 1991 में। तो 4 बातें इंपॉर्टेंट होगी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। 78 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी ब्रिटिश ब्रेंडिस की सलाह पर। फिर 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल रखा गया। 5 जून 1906 को जो एफआरआई है उसकी स्थापना हुई थी और 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मुख्य भवन है, जो मुख्य भवन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका डिजाइन किसने किया था? सी जी ब्लूमफील्ड ने। तो सी जी ब्लूमफील्ड द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और जिसमें यानी इस भवन के निर्माण में इसकी जो मुख्य सहायता की थी वह की थी सरदार रणजीत सिंह द्वारा। सरदार रणजीत सिंह द्वारा सी जी ब्लूमफील्ड के लिए काफी सहायता दी गई थी। अब यहाँ पे इस भवन की आधारशिला की बात करें तो 1923 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। लगभग 7 एकड़ पर यह फैला हुआ है और इसका उद्घाटन कब? नवंबर 1929 को, नवंबर 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नवंबर 1929 में किया गया था और ब्रिटिश ब्रेंडिस के सम्मान में ही इसका जो गेट का जो मुख्य नाम है वो क्या रखा गया है? ब्रिटिश ब्रेंडिस गेट रखा गया है। यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। तो ब्रिटिश ब्रेंडिस गेट यानी यहां पे ये हो गया। कहां पर है? ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। फिर देखिए, इस भवन की शैली की बात करते हैं तो ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है। किस शैली में? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था तो ग्रीक और रोमन शैली में ही बनाएंगे। 2006 में, तो यह प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था 2018 वाले में। 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई थी क्योंकि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1906 को। तो 2006 में इसके 100 साल पूरे हुए थे तो प्लेटिनम जुबली इसने मनाई थी। इसमें बात करें तो संग्रहालय की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 6 भवन संग्रहालय है और देहरादून वन संग्रहालय भी स्थापना की गई थी 1914 में। यहाँ पे कास्ट जो संग्रहालय है यह भी है जहाँ पे 18,000 से ज्यादा जो कास्ट है यानी लकड़ी है उनके प्रकार रखे गए हैं, जो सबसे बड़ा है पूरे यहाँ पे भारत में, एशिया में आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे। कुछ कारण है कि यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं है और लाइट नहीं होने के कारण जो लैपटॉप की बैटरी है वो काफी कम हो चुकी है। तो कल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि काफी ज्यादा पढ़ें और 4 क्लासेस में हम देहरादून आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।